चाइना तेजी से ग्रो कर रहा है और ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि पिछले करीब 2 से 3 दशकों से चल रहा है। इकोनॉमिकली यदि बात करें तो केवल 50 इयर्स पहले तक 1970s में चाइना की पर कैपिटल जीडीपी माली और हैती के अप्रॉक्स बराबर थी, करीब $100, जबकि आज इसने रशिया जैसे देश को पीछे छोड़ दिया है और इसकी जीडीपी अब $10,000 हो चुकी है। यही नहीं, चाइना ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी के ग्राफ में केवल एक ही देश से पीछे है, वो है यूएसए। 2020 में नॉमिनल जीडीपी के डेटा के मुताबिक चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस तरह की तरक्की ने चाइनीज लोगों के लिए अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी और नए इकोनॉमिक विजन्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। ये विजन ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना रहा है जो 21st सेंचुरी सिल्क रोड भी माना जा रहा है। इस विजन में ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सी रूट्स एक्सेट्रा में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चाइना सुपर पावर बनने की सोच रहा है। इस विजन में चाइना ने 30 ऑर्गेनाइजेशंस और 138 कंट्रीज को एंगेज किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में रोड्स, पोर्ट्स के अलावा मैरीटाइम सिल्क रूट भी एक मेन पार्ट है। ये चाइना से शुरू होकर साउथ चाइना सी से होते हुए इंडियन ओशन और अरेबियन सी से होकर सुएज कैनाल से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन में कई पोर्ट से यूरोप तक जाएगा। दोस्तों, यूरोप में ग्रीक पोर्ट पायरस और इटालियन पोर्ट त्रिस्ते में चाइना काफी इंटरेस्टेड है। इन पोर्ट से वो चाहता है कि आगे आने वाले वक्त में चाइनीज गुड्स को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़े। लेकिन पोर्ट्स में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों पोर्ट यूरोप को पूरी तरह से नहीं जोड़ते। शिपिंग दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में एफिशिएंट होती है, यहाँ तक कि एयर ट्रांसपोर्ट की तुलना में भी शिपिंग सस्ती होती है। ऐसे में ये दो पोर्ट सदर्न यूरोप को तो सी रूट कनेक्टिविटी देते हैं, पर यहाँ से बाकी यूरोपियन रीजन में जाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ही यूज करना होता है। आज का वीडियो दोस्तों इसी बात को लेकर चर्चा पे है। आज हम उन सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे जो चाइना शिपिंग के लिए यूरोप में इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, ग्रीक पोर्ट पायरस और इटालियन पोर्ट त्रिस्ते में चाइना ने hundreds of millions of dollars इन्वेस्ट किया है। जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोनों पोर्ट्स का लिमिटेड एक्सेस होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों ज्योग्राफी कुछ ऑप्शंस देती है जिससे शिपिंग कंटिन्यू रह सकती है। ये ऑप्शंस डीप यूरोप में चाइना को शिपिंग करने के रास्ते खोल सकता है। हालांकि इन ऑप्शंस के खुद के प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं और यदि इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करें तो इन दोनों पोर्ट से थोड़ा सा डिटूर लेना जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, सुएज कनाल के बाद शिप्स यदि सीधे त्रिस्ते और पायरस न जाएं और डार्डेनेलिस के पास टर्किश स्ट्रेट से होकर बॉस्फोरस से होते हुए ब्लैक सी में एंटर कर सकती हैं। यहाँ के दोस्तों कोस्ट के बाद भी शिप्स सेल कर सकती हैं, पर इसके लिए उन्हें डेन्यूबे रिवर में सेल करना होगा। ये रिवर शिप्स को यूरोप के कई मेजर शहरों का एक्सेस दे सकती हैं, जैसे बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना और रेगेंसबर्ग। इसके अलावा रीन डेन्यूबे कैनाल जो 90s में बनाई गई थी, इसके कंप्लीट होने के बाद शिप्स पहले से भी ज्यादा दूर तक एक्सेस कर सकती हैं और नॉर्थ सी तक भी जा सकती हैं और यूरोप के लार्जेस्ट पोर्ट रॉटरडैम को भी यूज कर सकती हैं। लेकिन क्या होगा यदि डेन्यूबे में इस रूट से भी ज्यादा डायरेक्ट रूट से एंटर कर पाएं तो? दोस्तों, यही पॉसिबिलिटी चाइना और यूरोपियन रीजन में कुछ कंट्रीज एक्सप्लोर कर रही हैं। दोस्तों, मेडिटेरियन सी में डेन्यूबे रिवर में डायरेक्ट रूट इनक्रेडिबल बेनिफिशियल माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो पाथ्स हैं जो इस प्रपोजल के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। पहले ऑप्शन में डेन्यूबे रिवर को एजियन सी से कनेक्ट करेंगे और इसमें 2 एग्जिस्टिंग रिवर्स का इस्तेमाल होगा। ये 2 रिवर्स होंगी मोरावा जो सर्बिया से रन करती हैं और दूसरी होगी वर्दार रिवर जो नॉर्थ मैसेडोनिया में रन करती है। इन रिवर्स को कैनाल से कनेक्ट करने और सी और रिवर्स को जगह जगह वाइड करने से एजियन सी के कोस्ट पर ग्रीस के शहर थेसालोनिकी से बेलग्रेड तक की सीधी कनेक्टिविटी मिल सकती है। लेकिन इसमें कई कंसर्न्स हैं। दोस्तों, रिवर्स कई इलाकों से होकर गुजरती हैं, इससे गंदगी और रिवर की वाइडनिंग को लेकर कई प्रॉब्लम्स हैं जिनसे डील करना जरूरी है। ये शिपिंग के लिए ऑब्स्टिकल पैदा कर सकती है। यूरोपियन कैनाल स्टैंडर्ड के मुताबिक कैनाल की डेप्थ कम से कम 4 मीटर और चौड़ाई कम से कम 28 मीटर होना जरूरी है। इससे ये समझा जा सकता है कि दोस्तों भले ही ये रिवर्स कंप्लीट एक्सेस और कनेक्टिविटी देने में एक अच्छा ऑप्शन होंगी, पर इस प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत सारे काम करना बाकी हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है डेन्यूबे रिवर को वेनिस से एड्रियाटिक सी में लिंक करना। हालांकि ये रूट कंसीडर किया तो जा रहा है, पर जियोग्राफिक स्टैंड पॉइंट से ये रूट टफ है। प्रपोज चैनल इटली के नदर्न पार्ट से होकर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में 88 किलोमीटर लंबी टनल से होकर जर्मनी से होते हुए
पसाओ में पहुंचेगी, जहां एड्रियन सी से डेन्यूबे रिवर का प्रपोज लिंकेज बताया जा रहा है। ये कैनाल भी ऑप्शन 1 की ही तरह 700 किलोमीटर की होगी और ऑस्ट्रियन एल्प्स से निकलने वाली एग्जिस्टिंग स्मॉल रिवर्स का यूज कर बनाई जा सकती है। ये एक इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क है, पर यदि ऐसा हो जाएगा तो इससे फ्यूचर कार्गो शिपिंग में वक्त की सिग्निफिकेंट बचत की जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन 1 प्रेफरेबल लगता है। एशियन सी वाले रूट और ब्लैक सी वाले रूट की तुलना की जाए तो एशियन सी से जाने पर करीब 900 किलोमीटर बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक सी से होकर डेन्यूबे से यूरोप में अंदर एंटर करने के बाद बेलग्रेड तक में करीब 1900 किलोमीटर का सफर होता है। वहीं अगर एशियन सी से सीधा कैनाल कनेक्शन बनता है तो केवल 1000 किलोमीटर ही शिप्स को ट्रैवल करना होगा। ये डिस्टेंसेस एशियन सी के मिडिल पॉइंट से कंपेयर की जा रही हैं। जो शिप्स एशिया से आकर एशियन सी से होते हुए कैनाल के थ्रू डेन्यूबे से कनेक्ट होंगी, वो 900 किलोमीटर कम ट्रैवल करेंगी। इसका मतलब कम वक्त, कम मेहनत और ज़्यादा एफिशिएंसी। हालांकि कैनाल में ट्रैफिक, कैनाल लॉक्स एक्सेट्रा के टाइम स्पैन से डील करना होगा, लेकिन इन सब के बाद भी ऑप्शन फर्स्ट बेटर नजर आता है। इससे चाइना की फाइनेंशियली बहुत हेल्प होगी। एक एवरेज यूरोपियन क्लास 5 बार्ज जो 109 मीटर लंबा और 11.4 मीटर चौड़ा होता है, करीब 2000 टन्स गोल्ड को किसी गिवन पॉइंट इन टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस सेम अमाउंट को रोड से ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको 82 ट्रक्स या 42 ट्रेन कार्स चाहिए होंगी। बोट्स और बार्जेस रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि वो इतने सारे ट्रक्स और ट्रेन से कम लोगों वाले क्रू होते हैं और कम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि ये जब इतना एफिशिएंट है तो इससे पहले क्यों नहीं सोचा गया। दोस्तों, एक्चुअली ये प्लान पहले सोचा जा चुका है। डेन्यूबे को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का प्लान दोस्तों 1840s तक ट्रेस किया जा सकता है, जब ये आइडिया ओरिजिनली डिस्कस किया गया था। 1907 में द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्चुअली एक इंजीनियरिंग कमीशन भी स्टैब्लिश किया था ताकि वो डेन्यूबे से मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करने वाले पाथ को स्टडी कर सकें और ये पता करें कि क्या कोई कैनाल रीजनेबल तरीके से बनाई जा सकती है। लेकिन 1912 से 1913 के बीच बाल्कन वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोलैप्स ऑफ ओटोमन एम्पायर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर, कोलैप्स ऑफ यूगोस्लाविया और 1990s में यूगोस्लाविया वॉर्स एक्सेट्रा के कारण पूरे एक सेंचुरी तक ये प्रोजेक्ट एक तरफ रखा रहा। बाल्कन्स के लिए 20th सेंचुरी केओस से पूरी तरह भरी हुई थी और केओस से फियर और अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है। ऐसे में आउटसाइड इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। आज भी एशियन सी बेलग्रेड तक की कैनाल मॉडर्न जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण कॉम्प्लिकेटेड ही होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, एशियन सी से शुरू होने वाली कैनाल ग्रीस से होकर निकलेगी, जो एक यूरोपियन यूनियन देश है। इसके बाद वो नॉर्थ मैसेडोनिया और फिर सर्बिया से निकलेगी, जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। सर्बिया और कोसोवो की रिलेशनशिप ईयू को कभी ज्वाइन ना कर पाने के पीछे का मेजर फैक्टर है। इसके अलावा हिस्टोरिकली ग्रीस और बल्गेरिया ने मैसेडोनिया को ईयू ज्वाइन करने से ब्लॉक किया है। तो सवाल ये उठता है कि ये देश एक कैनाल को एक साथ कैसे बनने देंगे। इसके अलावा टर्की क्या सोचेगा। दोस्तों, टर्की का शहर इस्तांबुल एक इमेंसली इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। यहाँ से ब्लैक सी में एंट्री दी जा सकती है। ऐसे में इस्तांबुल को कंट्रोल करने वाले को स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिलता है। पर यदि चाइना एशियन सी से ब्लैक सी ना जाकर डेन्यूबे को सीधे मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर दिया तो इससे रेडिकल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा। ऐसा पहली बार होगा कि शिप्स बिना इस्तांबुल गए ब्लैक सी को डेन्यूबे के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। इससे इस्तांबुल का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा और टर्की इससे खुश तो नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, चाइना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है और ऐसे में हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट किसी न किसी तरीके से बनाया जाए। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेटेडली $20 बिलियन है, जो चाइनीज विजन और यूरोपियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के कारण फीजिबल और इकोनॉमिकली जस्टिफाइबल है। तो दोस्तों, ये थी चाइना की पहल यूरोप में एक नए कैनाल को बनाने की। अभी कितना सक्सेसफुल होगा और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।